सब कुछ हो जाता है। एक ही प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही होती है। आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन बट मोस्टली आई वुड से नो। पीछे वालों को अगर अपन कन्वीनियंस देने निकले तो सामने वालों के लिए इनकन्वीनियंस आ जा रहा है, जिसकी कमी आपको सिर्फ उस दिन महसूस होगी जिस दिन वहां पर थर्ड रो में कुछ लोग बैठेंगे। मैंने कभी भी थर्ड रो की सीट को गिना ही नहीं कि अगर मुझे जो आप नॉर्मली ले लेते थे अगर आपकी गाड़ी में कम होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ज्यादा लोगों को लेके चल रहे लोगों को टेस्ट करना था, हमने टेस्ट किया, बहुत कंफर्टेबल नहीं थे बट जाकर के आ गए। हेलो दोस्तों, अभी मैंने एक और ट्रिप करी है अपनी फैमिली के साथ में, लगभग 500 किलोमीटर नागपुर टू इंदौर एंड देन रिटर्न जर्नी। तो टोटल 1100 किलोमीटर लगभग ट्रैवल किया है 2-3 दिन के अंदर में। स्पेशल बात इसमें यह है कि पूरी की पूरी 7 सीट्स को कंज्यूम किया हम लोगों ने। 8 से 10 लोगों को बिठाया था इस गाड़ी में। छोटे लोग भी थे उसमें, कम हेल्दी लोग भी थे, बच्चे भी थे उस हिसाब से। अदरवाइज कहा जाए तो अडल्ट में हम लोगों ने 8 सीटर की तरह इसको यूज़ किया और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि क्या 7-8 सीटर में भी इस गाड़ी को आप लोग यूज़ कर सकते हो एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए, एक लंबे टूर पर जाने के लिए, एक अच्छी रोड ट्रिप पर जाने के लिए। क्योंकि कई लोग जानते हैं अभी इंडिया में टूरिज्म काफ़ी अच्छा होते जा रहा है और रोड ट्रिप का क्रेज़ भी बढ़ रहा है और बड़ी गाड़ियाँ भी लोग इसीलिए ले रहे हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो एन, XUV 700, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, इस तरह की गाड़ियां भी लोग इसलिए शौक में लेते हैं कि लोग अच्छी लॉन्ग ट्रिप कर सके। ले लद्दाख भी जाते हैं लोग, तो ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि सामान रखने के लिए जगह नहीं होती है। क्या स्कॉर्पियो एन भी एक प्रॉपर 7 सीटर की तरह यूज़ की जा सकती है? क्या इसमें आप लोग कंफर्टेबली एक लंबा जर्नी करके आ सकते हो? क्या फैमिली के लिए भी ये गाड़ी कंफर्टेबल है? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। और क्या ड्राइविंग वाला पर्सन भी लॉन्ग जर्नीज को फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकता है? क्या इसमें रूफ कैरियर या टॉप बॉक्स लगाने की नीड है? थर्ड रो में AC वेंट ना होने की वजह से क्या कमी होती है या काम चल जाता है? इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आज आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप अपनी गाड़ी अपनी फैमिली के लिए परचेस करने जा रहे हो, स्कॉर्पियो एन को कंसिडर किया है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि क्या हम स्कॉर्पियो एन को 7 सीटर या 8 सीटर की तरह कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में? क्या ये मतलब प्रॉपरली फैमिली को लेकर जा सकती है? वेल आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन बट मोस्टली आई वुड से नो। व्हाई इज सारी की सारी सीट्स ऑक्यूपाई जब हम लोगों ने कर ली थी, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी अडल्ट थे, तो सबको मिलाने के बाद में भी 8 लोग अगर बैठे थे तो 7 लोगों की तरह ही समझो। 7 बहुत ज़्यादा हेल्दी अडल्ट बैठे हैं या कुछ लोग मीडियम हेल्थ वाले होंगे तो 8 लोग भी बैठ जाएंगे या एक टीनेजर होगा उनमें से, तो दैट वे आप 8 लोगों को बैठा सकते हैं गाड़ी में। बैठा सकते हैं पर सामान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखो सबसे पीछे का जो बूट स्पेस है इस गाड़ी का वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम है इन द सेंस मैं वहाँ पर अपने लिए कार क्लीनिंग किट वगैरह यूजुअली रखता हूँ। अदरवाइज जब भी मुझे छोटा मोटा कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना होता है, सबसे इजी मेथड मैं समझता हूँ कि मैं बस कार की जो थर्ड रो की सीट है उसको फोल्ड कर लूँ। पीछे एक स्ट्रैप मिलता है उससे वो फोल्ड हो जाती है। मेरे को बहुत अच्छा शॉर्टकट वो लगता है कि उसको फोल्ड कर ही लूँ। उसको फोल्ड करने से रुकना मुझे कभी बेनिफिशियल नहीं लगा, तो मैंने कभी भी थर्ड रो की सीट को गिना ही नहीं कि अगर मुझे सामान रखना है, डेली लाइफ में इसको यूज करना है, प्रैक्टिकली यूज करना है, तो समझा ही नहीं। जब हम इंदौर की ट्रिप पर भी गए थे तो यही हुआ था कि हम लोगों ने 8 लोगों को गाड़ी में बिठाया, बट हम लोगों को बिठाने के पहले सबको अपने छोटे छोटे बैग्स ले जाकर गाड़ी में चेक करने पड़ेगी सारी सीट्स जब ऊपर हैं, यूज में हैं, तो अगर हमें सामान रखना है तो हमारे पास कितनी जगह है। तो हमने सबसे पीछे के रो पे ना 2 एयर बैग रखे जिसमें लोगों का 2 दिन का सामान रखा जा सका। एयर बैग्स हैं, छोटे हैं, सामान भी कम है, तो वो थोड़े से पिचका भी सकते हो आप दबा दबा करके, तो उस हिसाब से वो रह गए 2 दिनों के सामान के हिसाब से। 3 एयर बैग छोटे वाले उसमें रह गए। लोग 8 थे तो 3 बैग में क्या होना था, तो कुछ एयर बैग्स, खाने के बैग्स, पानी वगैरह वो एक्स्ट्रा रखने के लिए गाड़ी के बाकी की कैबिन में भी हमें स्पेस यूज करना पड़ा लेग रूम वाला। अब सामने लेग रूम अच्छा है इस गाड़ी में, तो जो को पैसेंजर का लेग रूम है उसे हमने यूटिलाइज किया, थोड़ा सामान वहाँ पे खाने का रख लिया। पीछे का जो एरिया है वहाँ पर कुछ छोटे बैग्स वगैरह आ गए थे। सीट के नीचे भी कुछ स्पेस है, बॉटल वगैरह अगर बड़ी रखनी हो तो वहाँ पर रख सकते हैं। वो डेड स्पेस है, यूटिलाइज उतना ज्यादा होता नहीं है बट वो काफी काम आ सकता है अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में है तो उसको यूज किया।
जो कैबिन का सेकंड रो वाले कैबिन का जो लेग स्पेस है वहां पर भी काफी सामान थोड़ा थोड़ा करते करते रखना पड़ा, बट लोगों को बैठने में, पैर रखने में काफी दिक्कतें उसके बाद आई। अगर छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर गोद में बैठ जाते हैं, तो हमारे 8 लोगों की सीट्स में छोटे बच्चे एक्स्ट्रा में अलग से थे 2-3, तो वो सबको मिलाने के बाद में अगर देखा जाए तो टोटल 10 लोग गाड़ी में थे। बट समहाउ हम लोगों ने उसके साथ में एडजस्ट किया, और वो जो 7 सीटर या 8 सीटर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों को टेस्ट करना था, हमने टेस्ट किया। बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, बट जाकर के आ गए। 2 दिन में हम जाकर के आ गए। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस टूर ट्राई करने वाले हो कि आपकी गाड़ी में आप सब सीट भर दो फिर सामान रखो, तो मेरा बैकअप प्लान ये था कि मैं जल्दी ही इस गाड़ी पर रूफ कैरियर के साथ में लगाने वाला था टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स में मुझे लगता है 2 सूटकेस आ जाते, या एयर बैग्स थोड़े बड़े वाले थोड़े ज्यादा सामानों के साथ आ जाते। आई एम अज्यूमिंग कि 7 सीट्स यूज करने के बाद में टॉप बॉक्स अगर यूज करो और छोटे से पीछे के बूट स्पेस को यूज करो, तो आप लोग शायद 7 डेज की भी टूर ट्रिप प्लान कर सकते हो एंड कंफर्टेबली कर सकते हो। गाड़ी की सीट काफी कंफर्टेबल है उसके लिए। अभी सिर्फ सीटिंग के बारे में बात करते हैं कि सारी सीट यूज कर सकते हैं, तो 7-8 सीटर की गाड़ी हो सकती है कि नहीं, कंफर्ट और बाकी सब चीजों के बारे में आगे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम। सो एक बेसिक आइडिया तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि अगर आप 7 सीट्स यूज कर रहे हो तो स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और अगर स्टोरेज लगाने के लिए 3rd रो सीट को फोल्ड कर दोगे तो फिर कम लोग बैठ पाएंगे। वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन होना है। कुछ और एसयूवीज भी आई थी इस सेगमेंट में, अब कुछ बंद भी हो गए हैं, कुछ चालू भी है। उनमें थोड़ा बहुत फर्क है बूट साइज का, किसी में ज्यादा भी है, तो एक इम्प्रूवमेंट एरिया तो था इसमें बूट साइज को लेकर के। बट एनीवेज, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि अगर आप सीट सारी की सारी यूज कर ले रहे हो और आपको सामान भी ज्यादा रखना है, तो सामान ऊपर रख दोगे, टॉप बॉक्स या फिर रूफ कैरियर लगा लोगे आप लोग, जिसको जैसा भी कन्वीनियंट हो। लेकिन वहां पर दिक्कत ये होती है कि इस गाड़ी के ड्राइव डायनेमिक्स जो बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ व्हीकल इट इज, इट्स अ लैडर फ्रेम एसयूवी विद रियर व्हील ड्राइव। बॉडी रोल कंट्रोल में काफी है, बट हो सकता है बढ़ जाए, तो भी कंपनी ने काफी अच्छे से इसको ट्यून करके दिया है सस्पेंशन को, तो कंफर्ट लेवल काफी अच्छा रहता है, ड्राइविंग बहुत अच्छी रहती है। मोर ऑन दैट लेटर, बट व्हाट माय पॉइंट इज कि अगर आप रूफ कैरियर लगाओ या टॉप बॉक्स लगाओ तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ड्राइव डायनेमिक्स पे फर्क पड़ेगा। वजन गाड़ी का बदलेगा, एयर ड्रैग गाड़ी का बदलेगा, ड्राइव डायनेमिक्स सेम नहीं रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आजादी महसूस होती है इसको चलाते वक्त, कैसे भी चला लो, कहीं से भी निकलवा लो। अक्सर छोटे रास्तों से भी निकल जाते हैं, टनल से भी निकल जाते हैं कहीं कहीं पे जहाँ पॉसिबल होता है। जब आप रूफ टॉप बॉक्स लगा लोगे या रूफ कैरियर लगा लोगे तो वहां पर आपको हमेशा अलर्ट और कॉशियस होकर चलाना पड़ेगा कि कहीं कुछ लग ना जाए। तो फिर एक स्ट्रेस बन जाता है ड्राइवर के ऊपर कि भैया सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है। बट एनीवेज, वो तो सबकी अपनी अपनी बात है, कौन सा हमेशा हमेशा करना है। 7-8 दिन में अगर कोई इंसान एडजस्ट करने को तैयार है तो कर ले। ड्राइविंग फन भी मिल जाएगा उस ट्रिप में, रोड ट्रिप में आपको, जो आप नॉर्मली ले लेते थे अगर आपकी गाड़ी में कम होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ज़्यादा लोगों को लेकर चल रहे हो, ज़्यादा सामान लेकर चल रहे हो, थोड़ा सा ड्राइविंग फन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एंड दैट इज अ क्लियर फैक्ट। अगला फैक्ट है 3rd रो के एसी वेंट का। चलो, मैंने सारी की सारी 3rd रो भी यूज कर ली, सारी सीट्स यूज हो गई। 7 to 8 पीपल आर देयर इन द व्हीकल। अब 3rd रो में एसी वेंट नहीं है, इट्स अ बिग ऑफ अ सरप्राइज। अब तक मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट अब मैंने एक्सपीरियंस करके देखा। ओवरऑल वेंटिलेशन गाड़ी का बहुत अच्छा है, ठीक है। जो 2nd रो एसी वेंट है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। बट देन आपको पता है हैरियर और सफारी में जो एसी वेंट्स है 2nd रो में, वो यहाँ मिलते हैं पिलर्स के ऊपर, बी पिलर्स पे, रियर पैसेंजर्स के लिए। उसके बावजूद सफारी के 3rd रो में अलग से एसी वेंट्स हैं। सिमिलरली XUV 700 में भले ही बीच वाले सेंटर एसी वेंट्स दिए हुए हैं 2nd रो के लिए, उसमें भी 3rd रो में एसी वेंट्स दिए हुए हैं। आपको अल्ट्रोज G4 में भी कंपनी ने, सेम कंपनी महिंद्रा ने 3rd रो में एसी वेंट्स दिए थे। बट स्कॉर्पियो एन को क्या वो प्रॉपर 7 सीटर मानते ही नहीं है क्या? उन्होंने 3rd रो में एसी वेंट्स नहीं दिए, जिसकी कमी आपको सिर्फ उस दिन महसूस होगी जिस दिन वहां पर 3rd रो में कुछ लोग बैठेंगे और वो 200 किलोमीटर से ज्यादा चल रहे होंगे। 200 किलोमीटर चल जाने के बाद में बॉडी जब प्रॉपर जर्नी को अडेप्ट कर लेती है, ठीक सब कुछ हो जाता है। एक ही प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो रही होती है, वो एक प्रॉब्लम है कि एसी इवेंट नहीं है 3rd रो में, ब्लोअर भी नहीं है। तो अब वहां पर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा ना लोगों को सफोकेशन होता है, दम घुटने जैसा महसूस होता है, हवा भी नहीं आ रही है, ब्रीदिंग कैसे करें, वेंटिलेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पूरी गाड़ी में एयर सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए फ्रंट रो को, जो 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, उसको ना यूज करते हुए सिंगल जोन पे भी ब्लोअर
फुल रखना पड़ता है 7-8 नंबर्स पे। एंड टेम्परेचर जो है 22 डिग्री या थोड़ा और कम हो सके तो ठीक। हम लोगों ने मिड मे मंथ में ट्रैवल किया, तो सोचो सब तो पीक पे थी हीट, तो उस टाइम पर हम लोगों को टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ा। सेंटर कंसोल जो यहाँ पर है सेकेंड रो का एसी वेंट, उसका भी ब्लोअर काफी हाई रखना पड़ा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी एयर फ्लो पीछे थोड़ा सा असर कर रही थी। 100% तो ऑब्वियसली नहीं था, सेटिस्फेक्शन रेशियो 20-30% का ही रहा होगा थर्ड रो वालों को, लेकिन मोस्टली वो बहुत ज्यादा सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। तो अब सफोकेशन महसूस होने का जो उपाय है वो क्या है कि आप लोग बस हर 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद में छोटा ब्रेक लो, सब लोगों को पीठ भी सीधी करने का मौका मिले, थोड़ी सी बाहर की हवा खाने का मौका मिले तो ठीक है। अदरवाइज उन लोगों को सफोकेशन बहुत देर तक रहेगा तो बॉडी में वॉमिटिंग आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। वॉमिटिंग के बारे में और गाड़ी के कंफर्ट के बारे में भी आगे एक टॉपिक में मैं बात करूंगा, लेकिन एसी इवेंट ना होने से जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दैट फैक्ट। और मैंने फिर डिसाइड किया कि जो मेरा थर्ड रो है इस पे मुझे ब्लोअर रखने चाहिए, तो मैंने सोचा कि कुछ कस्टमाइजेशन ऐसा हो जो सेकेंड रो के एसी इवेंट के ब्लोअर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ी सी वहां से हवा लेकर के थर्ड रो तक ले जा सके। उसके लिए नीचे से कुछ वेंट्स बनाने पड़ेंगे, डक टाइप बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का काम हो जाएगा। बट मुझे उससे सस्ता सुंदर टिकाऊ अच्छा उपाय मिला। अमेजोन पे मुझे कुछ फैंस मिले जिसको थर्ड रो के जो विंडोज हैं वहां पर लगाया जा सकता है और वहां से अच्छा खासा एयर फ्लो मिल जाएगा। शायद थर्ड रो में ट्रैवल कर रहे लोगों को 200 किलोमीटर से ज्यादा भी 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक के ट्रैवल में कंफर्ट चाहिए, वो एक कन्वीनियंस बढ़ा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं वो लूंगा। मैंने अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मई के बाद में, उस इंदौर वाली ट्रिप के बाद में मुझे अभी तक काम नहीं पड़ा ऐसे कोई लॉन्ग ट्रिप का जिसमें इतने सारे लोग हों। रेयरली ही हमारे यहाँ इतनी सारी ट्रैवलिंग की जाती है इतने सारे लोगों को लेकर, और हमारे पास 2 गाड़ियां भी हैं। हो सकता है मुझे जरूरत अब ना पड़े उसकी, लेकिन आई एम प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट टाइम आई एम प्लानिंग, आई विल नो 7-8 डेज इन एडवांस अबाउट सच अ ट्रिप। मैं लेके आ जाऊंगा अमेजोन से, उसको लगा लूंगा, तब एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। फिलहाल किसी ने अगर चाहा कि वो अमेजोन वाली एक्सेसरी पता चले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अपने लेवल पर रिसर्च करना, फाइंड आउट करना वो आपके काम का है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, रिव्यूज कैसे हैं, और खुद डिसाइड करके परचेज कर लेना। फॉर योर रेफरेंस आई एम शेयरिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी था कि एसी वेंट अपन इतना जरा फास्ट कर ले रहे हैं, ब्लोअर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो एसी का टेम्परेचर भी बहुत कर दिया, तो जो फ्रंट पैसेंजर्स हैं इनको बहुत ज्यादा चिल लग रही है। अभी मई का महीना है, बहुत ज्यादा हीट है बाहर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक और एक पर्टिकुलर ब्लोअर स्पीड तक के सामने पूरा का पूरा जो कैबिन है वो डिसेंटली चिल्ड हो जाता है और मेंटेन भी रहता है। अब आप ऑल द टाइम 4-6 घंटा कंटिन्यूसली इतना चिल्ड टेम्परेचर और इतना हाई ब्लोअर स्पीड सामने के इसमें रखोगे तो ड्राइविंग पर्सन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, एंड आई वाज फेसिंग इट। सो मैंने कुछ या तो फुल स्लीव्स पहने हुए हैं या फिर मुझे रेजिस्टेंस के लिए कुछ स्लीव्स एक्स्ट्रा की पहननी पड़ रही है। अगर वो है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो तकलीफ है। तो ये सब चीजें मैंने नोटिस करी कि पीछे वालों को अगर अपन कन्वीनियंस देने निकले तो सामने वालों के लिए इनकन्वीनियंस आ जा रहा है। इसके अलावा अब स्टेबिलिटी और ड्राइव के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर वापस से पैसेंजर्स के कंफर्ट के ऊपर जाएंगे। तो स्टेबिलिटी तो मैंने देखी यार, 80-100 तो कुछ देखनी नहीं पड़ती आजकल किसी भी गाड़ी में। 100, 120, 140 भी किसी स्ट्रेच पर मैंने ट्राई किया तो अमेजिंग यार, इट वाज एक्चुअली अमेजिंग। ये गाड़ी के साथ में मैंने अच्छे हाईवेज पर गाड़ी को चला करके ट्राई किया है तो हमेशा मुझे अच्छा ही स्टेबिलिटी मिला है। ये एक अच्छी लग्जरी गाड़ी की तरह ही बिहेव करती है। दिस नेवर रिमाइंड मी दैट इट हैज अ नेम स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो क्लासिक से इसका कोई मैच नहीं है, एटलीस्ट पुरानी क्लासिक से तो कोई मैच नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। कभी फील नहीं कराती कि ये कोई 25-30 लाख रुपए वाली कोई एसयूवी होगी। ये आराम से 40-50 लाख रुपए वाली एसयूवी जैसा बिहेव करती है और अच्छा खासा स्टेबिलिटी हमेशा देती है। बट जिस रास्ते पर मैं गया हूँ, इंदौर के रास्ते, मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहां पर मैं ड्राइव करके देखूं, और जस्ट 1 महीना पहले अप्रैल में मैं GT 650 लेकर के गया था, तो सारे रास्ते मैंने दोबारा देखे थे। और 1 साल पहले मई 2022 में क्रेटा लेकर गया था उसी रास्ते पर। तो रास्ते थोड़े छोटे छोटे हैं, टर्न्स बार बार हैं, कभी कभी पैचेस पे पॉटहोल्स वगैरह भी हैं, कच्चे रास्ते आ जाते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आ जाते हैं। इस गाड़ी से मुझे कई जगह फायदा भी हुआ और कहीं पे मुझे कन्वीनियंस की कमी महसूस भी नहीं होने दी। एक चीज ऐसी है, जैसे अब रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं आ गया है, उसके पहले कोई XUV 700 मुझे चेज कर रही है एंड दैट पर्सन वांट्स टू रेस विथ मी, मुझे वो ओवरटेक करना चाहते थे, बट ही कुडंट, एंड द रीजन व्हाई ही कुडंट चेज मी और समथिंग वाज कि बार बार बीच बीच में
फ्रिक्वेंटली ये आ जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन रोड। तो जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आ जाते हैं, डस्ट है, हम डस्टिंग करते हुए जा रहे हैं। गाड़ी की स्पीड और अच्छी है, 70-80 की स्पीड पे, कभी कभी 100 की स्पीड पे भी चला, तो कच्चे रास्तों पे आप चला सकते हो इस गाड़ी को। इसके टायर्स मोटे मोटे हैं, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, हाइट बहुत अच्छी है गाड़ी की, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, तो आपको ना पत्थरों के टकराने की आवाज़ भी ज़्यादातर नहीं ही आती। सो यू एंजॉय ड्राइविंग एट रफ रोड्स एंड स्पेशली व्हेन समबडी इज वांटिंग टू चेज यू। एंड वो टाइम पे मुझे काफी ज्यादा मजा इस गाड़ी के साथ में आया। बट जब ठीक ठाक से रास्ते थे, गंदे रास्ते नहीं थे बट कंजेस्टेड तो थे, वहां पर भी मुझे मौका मिल रहा है कि रास्ता खाली है, वो 120 की स्पीड पे या 140 की स्पीड पे भी खींचने का मौका मिलता है। कभी कभी ऐसे घाट सेक्शन आ जाते हैं जहां पर ना आपको 100-150 मीटर स्ट्रेट रास्ते के बाद में टर्निंग्स होती है, वहां पर भी मैं 120 वगैरह भी चला जा रहा हूँ, फिर वापस स्लो कर रहा हूँ। तो ब्रेकिंग भी बहुत रिलायबल है, एक्सेलरेशन काफी क्विक है और स्टेबिलिटी बहुत जोरदार है। एक कमी महसूस की थी कि स्टीयरिंग जो है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, मतलब मूविंग हार्ड नहीं है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज ग्रेट, बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है, बट जो ग्रिप है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो एट टाइम्स क्या होता था कि बहुत स्वेटिंग सी हाथ में महसूस होने लग जाती थी और रफ लगने लगता था। ऐसा लगता था कि जल्दी ही बहुत क्रैक्स डेवलप कर लेगा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग और जल्दी ही वहां पर क्या होगा, वेयर एंड टेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगा। तो जब मैं वापस आया तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टीयरिंग कवर परचेस कर लिया और ये बहुत ही कुशनी है, ब्रीदेबल पैटर्न है। तो अभी ये स्टीयरिंग कवर के साथ मैंने ड्राइव करने में बहुत सारा मजा आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो पैचेस है, ये कुशन पैच है, ये कुशन पैच है, तो इसके साथ पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है और ये कभी भी स्वेटिंग होने नहीं देगा। इसको क्लीन करना भी ईजी है, थोड़ा सा वॉशेबल टाइप का पैटर्न है, तो क्लीनिंग वगैरह भी बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि पानी में डाल दो, अलग तरीका है उसका, बट है। तो ये मैंने मंगा लिया, इसकी बहुत जरूरत थी वहां पे, मुझे इसको चलाते वक्त महसूस होता है। आई एम जस्ट लविंग द यूज ऑफ इट। तो वो सब चीजें भी मैंने नोटिस करी। तो ड्राइव मजेदार थी, कंफर्टेबल थी और मतलब मैंने तो थ्रू आउट एंजॉय किया इस ड्राइव को, कैसा भी रास्ता आ जाए आई वाज हैविंग फन। और पावर की कमी नहीं लगी, कंफर्ट की कमी नहीं लगी। अच्छा है, 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट है, जहां मुझे लगता था मैं कम जाता ऐसे थोड़ा सा पोजीशंस और पोस्टर्स ठीक करता रहता था। लंबार सपोर्ट भी था, मैंने कभी बंद किया कभी चालू किया, एडजस्ट किया बीच बीच में इसको मिड पोजीशन पे भी, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। एज अ ड्राइविंग पर्सन आई वाज द पर्सन हु वाज लीस्ट टायर्ड। आई एम हैप्पी कि दिस व्हीकल इज ऑल्सो ड्राइवर फोकस्ड। कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती है जो बहुत महंगी होती है, वो शफर ड्रिवन होती है, तो पीछे के सीट्स पे ज्यादा फोकस होता है उसमें कंफर्ट। बट ये वाली गाड़ी जो है ये अभी भी उस तरह की है कि ड्राइवर को ज्यादा मजा आए। तो इफ यू आर बाइंग दिस व्हीकल, डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा बड़ी व्हीकल है तो ड्राइवर ही रखना पड़ेगा, नहीं। आप खुद भी इसको चलाना चाहो या चलाना सीख रहे हो गाड़ी को, बहुत जल्दी इसके साथ अडैप्ट कर लोगे और मजा आएगा। कंजेस्टेड रास्ते, छोटे छोटे शहर भी बीच में आए हैं जहाँ पर बहुत ट्रैफिक जैम था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। कहीं कहीं पे रेलवे गेट्स आ जाते हैं तो ना 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है ट्रक्स की। उस तरह के रास्तों पर भी आपको देखना पड़ता है कि बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है, तो कोई थकान वगैरह कुछ नहीं है। उस वक्त तो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है इसके ट्रांसमिशन की, कि मेरे पास में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो मैं डी लगा के छोड़ दो, लेफ्ट को फ्री कर दो, उसके बाद में थोड़ा सा एक्सीलरेटर दे के आगे चलाओ, फिर छोड़ो, फिर आगे देगा, फिर छोड़ो। हाँ, कहीं कहीं पे लगता है कि रुकना पड़ने वाला है तो मैं न्यूट्रल पे या फिर पार्किंग पे लाके छोड़ देता था। सो ओवरऑल कन्वीनियंस की मुझे कमी नहीं लगी। आई वुड से 95% आई वाज सेटिस्फाइड विद द ड्राइव विच आई डिड, एंड मुझे दोबारा जाने का मन है, ठीक है, और ऐसे कई सारे ट्रिप और करने का मन है। दिस व्हीकल एक्चुअली वेलकम्स यू फॉर दैट। ऐसा लगता है बार बार ये रोड ट्रिप के लिए इतनी ज्यादा कन्वीनियंट व्हीकल है कि रोड ट्रिप करते रहो। आई नो समबडी, उनके पास में डीप फॉरेस्ट ग्रीन वाली स्कॉर्पियो एन है, उनके पास थार भी है, पुणे में है वो, उनका हमने पीपीएफ का काम भी किया था। तो उनके पास में जो गाड़ी है वो लेने के बाद में बोल रहे थे यार बेच देने का मन हो रहा है, गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, मजा नहीं आ रहा। कैसे बहुत हर जगह सिटी ट्रैफिक में, कंजेस्टेड ट्रैफिक में चलाते हैं तो बराबर कॉशियस होकर चलाना पड़ता है। दैट पर्सन वाज सेइंग दिस टू मी। एक रोड ट्रिप पे जाके आए, शायद गोवा या साउथ इंडिया में कहीं पे, वो रोड ट्रिप पे जाके आने के बाद बोले अब हम ये गाड़ी बेच ही नहीं पाएंगे, इतना मजा आया है इसके साथ में, इतनी अच्छी लगी गाड़ी कि अब हम इसको कभी बेच ही नहीं पाएंगे। आई वाज वेरी हैप्पी। इट हैपेंस, this vehicle is actually going to make you so happy and so delighted with just one road trip that you'll want to do this again and again and again, and it happened. It has happened with me also. मैं भी अब साउथ इंडिया का एक ट्रिप करने वाला हूँ इसके साथ में, धनुषकोडी, तिरुपति बालाजी, आदि योगी, वहाँ हर जगह जहाँ मेरे जाने के प्लान्स थे मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। और बाद में लेह लद्दाख, उत्तराखंड में कहीं पे, हरिद्वार, ऋषिकेश, हो सके तो केदारनाथ भी, तो उन सब जगहों पर भी मुझे जाने का मन है इस गाड़ी के साथ में, तो मैं कर रहा हूँ प्लान। वॉमिट के बारे में एक फैक्ट था कि किसी को वॉमिट हुई क्या, आई वुड से नागपुर से इंदौर तक जाने में कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। कारण ये था कि
गाड़ी बहुत अच्छे से पैम्पर करती है सबको, बहुत प्यार से रखती है, सभी सीट्स में जो लोग बैठे हैं वो अच्छे से रहते हैं। लेकिन झटके भी आते हैं, रास्ते खराब है, मैं भगा रहा हूँ, तो ऐसे कभी कभी पीछे की सीट पे बैठे हुए लोग ऐसे उछल सकते हैं, खासकर थर्ड रो वाले। फिर मुझे पता चला, उन लोगों ने मुझे बताया, जो वो सीट बेल्ट दिए हैं गाड़ी में, सेकेंड रो और थर्ड रो सब लोग अगर सीट बेल्ट लगाएं तो सीट बेल्ट इतने अच्छे से होल्ड करता है आपको पोजीशन में कि आप ऐसे हील डूल नहीं पाते उतने इजीली बम्प से। सीट बेल्ट लगाने का फायदा सच में बहुत ज्यादा है। दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम, अदरवाइज हम लोग जस्ट फ्रंट पैसेंजर्स ही सीट बेल्ट लगाते थे पहले। तो ये हुआ। इसके बाद में एक और चीज नोटिसेबल ये है कि जो बम्प्स वगैरह आते हैं, अगर वहां पर मैं गाड़ी को टाइम पर स्लो डाउन वगैरह कर लूं तो क्या होता है, कुछ नहीं, वहां पर ना आप तकलीफें और कम हो जाती है, झटके और कम लगते हैं और डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है सभी ट्रैवलिंग वाले लोगों का। डिस्कम्फर्ट अगर कम हो गया है तो फिर वॉमिट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से नागपुर से इंदौर तक हम लोग गए, कोई वॉमिट नहीं थी। किसी को वॉमिट फील हुई है इंदौर में जाने के बाद में, गाड़ी जब स्लो हो गई है तब फील हुई है। वो फील होने का कारण ये था, थर्ड रो में ब्लोअर नहीं था, वेंटिलेशन नहीं था, सफोकेशन महसूस हुआ थोड़ी देर तक के। उसके बाद में वो थोड़ा सा वॉमिट फील हुआ तो हमने उनको थोड़ी सी खुली हवा दे दी। अच्छा, एक सॉल्यूशन ये भी है कि अगर आप लोग लो स्पीड पे चल रहे हो 60-70 पे, थोड़े विंडोज अगर खोल के दे दो तो थर्ड रो वालों को इतनी मस्त हवा मिलेगी ना, वो आराम से एंजॉय करते हुए ट्रिप कर सकते हैं। बट आपका ड्राइव का फन निकल जाएगा, कंफर्ट निकल जाएगा और शोर बहुत आता है गाड़ी से बाहर। अगर गाड़ी का कांच बंद है, इसकी रबर बीडिंग इतनी बढ़िया है कि ये आराम से पूरा का पूरा नॉइज कट कर देती है, तो ट्रैवल का ना जो आपको इनकन्वीनियंस हो सकता था बाहर के शोर शराबे से और बदबू वगैरह आती थी, वो सब कट जाती थी। लेकिन अगर आप कांच खोल के चलाओगे किसी को कन्वीनियंस देने के चक्कर में, तो बस फिर आपको इनकन्वीनियंस थोड़ा सा हो सकता है। सो दैट्स द थिंग कि वॉमिट होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए भाई आप आराम से चलाओ और वेंटिलेशन कहीं किसी तरह से उनको दे दो या बीच बीच में ब्रेक दे दो। अगर ब्रेक्स नहीं दोगे तो वॉमिट फील हो सकती है, वो भी सिर्फ थर्ड रो वालों को, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे ब्लोअर नहीं है। गाड़ी का कोई दोष नहीं है उसमें, गाड़ी के सस्पेंशन का या कंफर्ट का कोई दोष नहीं है। अच्छा, ड्राइविंग कन्वीनियंस में मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया। गाड़ी कंफर्टेबल थी, सब कुछ सही था, बस शोल्डर पेन। अब ये स्टीयरिंग वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अक्सर 2 हाथ से चलाता हूँ या मोस्टली एक हाथ से ही चलाता हूँ। तो जब एक हाथ से चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसे वजन पड़ता था इस पे, ठीक है, ये कॉलर वाले एरिया पर, तो थोड़ा सा पेन होने लग जाता था। फिर कभी कभी मैंने कन्वीनियंस के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज किया, लेफ्ट हैंड से चलाया, बट लेफ्ट हैंड में मेरे प्रैक्टिस नहीं है वो वाली, तो उतना मतलब कंट्रोल नहीं आता हाथ में, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो या तो दोनों हाथ से चलाता हूँ या फिर सिंगल हैंड से चलाता हूँ। दोनों हाथ से भी चलाऊं तो मेजर कंट्रोल जो है वो राइट हैंड से ही जाता था, तो शोल्डर पेन था जाते वक्त भी आते वक्त भी। इसका मेन कारण ये था कि जो रास्ते हैं वो प्रॉपर एक्सप्रेस हाईवे जैसे तो है नहीं, प्रॉपर हाईवे भी नहीं है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी मेजरली। बहुत जगह ट्विस्ट एंड टर्न्स है वहां पर, इसकी वजह से ना ज्यादा पेन आ रहा था हाथ पर। जहाँ झटके लग रहे थे बैड रोड है, वहां पर भी हल्के हल्के जर्क से बैक पेन नहीं हो रहा है, सोचो सिर्फ शोल्डर पेन हो रहा है। वो सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी। Otherwise, I was overall very comfortable with this vehicle on this tour. As a driving person, I would say. ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया थी गाड़ी की। वैसे ब्रेकिंग का ऐसा है कि देखो, अब सडनली कहाँ सामने आप भगा रहे हो, अच्छा रोड दिख रहा है, अचानक से वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आ गए, अचानक से बम्प्स आ गए, अचानक से पॉट होल्स आ गए बड़े बड़े, तो आपको गाड़ी रोकनी है और पीछे वालों को इनकन्वीनियंस भी देना नहीं है। तो वैसे तो इसमें 4 व्हील डिस्क ब्रेक है और 4 चैनल ABS है। आप स्लो करने के लिए हाफ पेडल दबा के धीरे धीरे करके प्रेशर दोगे तो बहुत अच्छे से स्मूथली रुक जाएगी। और कभी कभी एकदम से रोकना है तो थोड़ा सा स्मूथ करते हुए फिर एकदम से रोक देना पड़ता है, रुक जाती है। और बहुत अच्छा ब्रेक बाइट है इसका, बहुत अच्छा ब्रेक फोर्स है, मतलब जगह पर रुकने लायक गाड़ी है। जल्दी सामने से देख रहे हो 70-80 की स्पीड पर हो, देख लिया है किसी को बीच में आ रहा है, जल्दी से रोकना है, रुक जाएगी। कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, आप 50-60 पर थे, आप गाड़ियों को ट्रैफिक क्रॉस कर रहे थे, एकदम से बीच में कुछ दिखा, रोकना है, रुक जाएगी। बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग है। आई वुड से दिस इज द फर्स्ट व्हीकल आई एम हैविंग सच अ रिलायबल ब्रेकिंग विथ। आई हैव हैड अ क्रेटा, आई स्टिल हैव इट, एंड उसकी ब्रेकिंग अच्छी है, बट फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक है उसमें, रियर व्हील में ड्रम ब्रेक्स हैं, ABS भी 2 चैनल है। उतना मजा नहीं आया उसमें मुझे। उसकी ब्रेकिंग ऐसी है कि कभी कभी मतलब चिंता होने लग जाती थी कि अरे यार ये रुकेगी गाड़ी की नहीं रुकेगी, तो वो चीज इसमें नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकिंग है। बाकी तो AC वेंट तो बता ही दिया मैंने आपको कि मई मंथ की इतनी कड़क गर्मी थी, बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर था, कहीं 40 था, कहीं 38 था, बट 40 प्लस तो मैक्सिमम जगहों पर था। उसके बावजूद ये बहुत बढ़िया ठंडा कर रहा था हमारे गाड़ी को। इतना अच्छा पावरफुल इसका है AC वेंट। और क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हमने अक्सर यूज किया, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी।
ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यूज करने का आपको मैंने रीजन तो बता ही दिया, पीछे वालों को ठंडक ज्यादा देनी थी, तो को पैसेंजर वाला जो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है उसको क्या जरूरत है ज्यादा ठंडी लेने की, तो वो कम करके ले देते थे। मेरी बेटी वहां पर थी, छोटी बेबी है मेरी, उसके लिए ज्यादा ठंडक नहीं करके हम लोगों ने उसको 22 वगैरह पर रखा, बाकी लोगों के लिए 17-18 डिग्री पे भी रखना पड़ा। ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया इसी ने। हॉर्न एक ऐसी चीज है कि इसमें प्रेशर हॉर्न दिया हुआ है, डिसेंटली लाउड है, वो बहुत लाउड नहीं है, बहुत कमजोर भी नहीं है। तो जब आप ऐसे जगह पर हो जहाँ सराउंडिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सिटी ट्रैफिक है, या चलो बहुत सी गाड़ियां हैं, स्लो स्पीड पर चल रहे हो 70-80 की स्पीड पर, तो ठीक है। कहीं पर क्या होता है, जंगल एरिया है, आप वीराने पर गाड़ी चला रहे हो और सेंसलेस लोग बहुत हैं जो हॉर्न से समझते ही नहीं है कि भाई कोई आ रहा है, साइड चाह रहा है, उनको लगता है हॉर्न बजा रहा है मतलब बस एक कोई एरोगेंट ड्राइवर होगा। रियलिटी ये होती है कि हमारे लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है वहां चलाने का, और सामने वाला बहुत ही स्लो स्पीड पर चल रहा होता है या बीच बीच में आ रहा होता है। तब ऐसे सेंसलेस ड्राइविंग वाले लोगों के बीच में जब हम चल रहे होते हैं, हमें चाहिए कि हम हॉर्न बजाएं तो वो समझे। अब हॉर्न बजा रहा हूँ, वो समझ ही नहीं रहे, तो मुझे थोड़ा सा लाउड हॉर्न की जरूरत वहां पे महसूस होती थी, क्योंकि मैंने वहां पर गाड़ी चलाई है, ऐसी बहुत सी जगहों पर मैंने गाड़ी चलाई है जहां पर लोग समझ लेते हैं, साइड भी दे देते हैं। तो जब साइड लोग नहीं देते हैं तब मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्यों साइड नहीं दे रहे, तो वो लोग साइड नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता था यार कुछ करते हैं अपन। तो जब वहां पर मैंने हॉर्न वगैरह बजाया तो मुझे बस इतना ही नीड महसूस हुआ कि हॉर्न थोड़ा सा और लाउड होना चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, और वो था, थोड़ा सा कम था, इससे बेहतर हो सकता था लेकिन वो थोड़ा सा कम लगा मुझको। तो बस मुझे इतना ही था कि एक हॉर्न थोड़ा सा और लाउड मिल जाता है इस गाड़ी में तो अच्छा था। और ये मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक क्रेटा है जिसमें उस गाड़ी के साइज के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ही लाउड हॉर्न दिया हुआ है, और क्रेटा वाले तो मतलब नॉइज पोल्यूशन करते हुए घूमते हैं पूरे इसमें। तो आई वुड से कि अगर क्रेटा मैंने चलाई हुई है तो मैं स्कॉर्पियो एन में भी थोड़ा सा लाउड हॉर्न चाहूंगा। तो बस दोस्तों यही था। ओवरऑल स्कॉर्पियो एन मुझे काफी सेंसिबल, काफी परफेक्ट लगती है एज एन एसयूवी। एसयूवी इन द सेंस रगेड है, काफी केपेबल है, काफी कंफर्टेबल है, और ऑलमोस्ट हर तरह के टर्न पर चलाने लायक है। ऑफ रोडिंग भी जहाँ करना पड़ता हो आप कर सकते हो, कच्चे रास्ते आ जाते हैं, कीचड़ वाला रास्ता आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हो, चल जाती है गाड़ी बढ़िया से ऑलमोस्ट हर तरह के रास्तों पर। और कन्वीनियंस वगैरह सब कुछ है, स्पेस अच्छा है, स्पीड अच्छी है, अग्रेशन बढ़िया है ना। ओवरऑल मैं इसको बोलता हूँ 95% सेटिस्फेक्शन रेट है। 5% जो लूज किया है वो लेस इंपॉर्टेंट चीजों के लिए है। थर्ड रो, क्योंकि 7 सीटर व्हीकल है तो थर्ड रो में एसी वेंट होना चाहिए था। अगर 7 सीटर व्हीकल बोल के दे रहे हो तो 1000 किलोमीटर की एक दिन की ड्राइव के लायक बना के दो, उसके लिए मैंने 5% ही काटा। बाकी अगर वो चीज होती तो मैं इस गाड़ी को 100% स्कोर दे देता, मैं उतना सेटिस्फाइड तो उस गाड़ी से हूँ। और 5% इसलिए काटा क्योंकि मैं अपना स्कोर दे रहा हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया तो क्या, मेरे लिए वो वाला जो पोर्शन है 50% ही रिलेवेंट है। वो इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है कि मैं रेगुलरली नहीं चलाता उतने लोगों के साथ में। दूसरा, मेरे पास एक और गाड़ी है, तो मेरे सिचुएशन में ना ये सिनेरियो दोबारा रेप्लिकेट हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अगली बार मैं दोनों गाड़ियां लेके जाऊं, हो सकता है मैं अगली बार 5-6 लोगों को ही लेके जाऊं, इतने सारे लोगों को नहीं लेके जाऊं। तो दैट इज वाई आई थिंक मेरे लिए 95% सेटिस्फेक्शन रेट है इस गाड़ी का। आप लोगों को ये सब फैक्ट्स कैसे लगे, उस हिसाब से आप क्या स्कोर देना चाहते हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड आई एम श्योर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और रिव्यू जेन्युइनली मिल गया होगा जो आप चाह रहे होंगे। अगर आप सोचते हो ये गाड़ी को 7 सीटर की तरह यूज करें तो ये इन वीडियो ने आपको अच्छा खासा हेल्प कर दिया होगा। आई एम जस्ट होपिंग दैट अगर वीडियो सही लगा, काम का लगा, गाड़ी लेने के पहले कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ ताकि मुझे पता चले ऐसे वीडियोस और बनाने हैं। अगर व्यूज कम आते हैं, लाइक्स कमेंट्स कम आते हैं तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होता, मैं डिस्करेज भी नहीं होता, बट मुझे फिर पता नहीं चलता है कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस और देखने हैं कि नहीं देखने। आई जस्ट नीड एन एनकरेजमेंट कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। अदरवाइज मैं तो अपने हिसाब से जो रियलाइज करूंगा नीड, वो उसके हिसाब से वीडियो बना ही दूंगा। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल हियर, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहना मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।